गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने रशिया में क्या क्या रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, मीन्स क्या वहाँ पे कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, रशियन एम्पायर 1914 में कैसा था, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, मीन्स वहाँ पे वर्कर्स किस बेसिस पे डिवाइडेड थे, जैसे लाइक हमने फ्रांस से पढ़ा था कि 3 स्टेट्स में डिवाइड थे। यहाँ पर क्या कंडीशंस थी फैक्ट्री वर्कर्स की, ओके, और नोबल्स की क्या कंडीशंस थी। वहाँ पे ऐसा था फ्रांस में कि नोबल्स को जो थर्ड स्टेट वाले जो पीपल्स थे ना, कॉमन पीपल्स थे, वो सपोर्ट करते थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे वो सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे इसका बिल्कुल उलट था, यहाँ पर नोबल्स के साथ नोबल्स की ज़मीन को छीनना चाहते थे। रीज़न ये था कि नोबल्स जो थे वो कहीं ना कहीं सारा प्रॉफिट खुद रखते थे, और इनका ऐसा मानना था वर्कर्स का, या फिर जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ है सोशलिस्ट का ऐसा मानना था कि जो भी मतलब एज ए नोबल्स जो अपने प्रॉपर्टी पर जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो इन पर बांटा जाए, या फिर इनकी जो वेजेस है उसको बढ़ाई जाए, उनकी वर्किंग आवर्स कम किए जाए, उनकी फैसिलिटीज़ दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन वर्कर्स की वजह से वो इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ओके, इसी दौरान वहाँ पर कुछ टर्बुलेंट टाइम है 1905 में, जहाँ पर वहाँ पर जो सार थे उन पर प्रेशराइज किया गया कि वो पार्लियामेंट फॉर्म करे ताकि वो अपने डिसीजन पार्लियामेंट के थ्रू ले। पर लेकिन सार निकोलस सेकंड थे, वो अपनी जो कहते हैं ना अपनी गद्दी राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पार्लियामेंट फॉर्म तो करा पर लेकिन उसमें चेंजेस लाते गए, उसको बर्खास्त किया। ऐसे उन्होंने 3 बार पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया। वहाँ के पार्लियामेंट के उस दौरान उसको ज्यूमा कहा जाता था, क्योंकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले। पर उसमें खास बात ये थी कि वो अपने पार्लियामेंट के जितने सदस्य थे वो उनको खुद चलाना चाहते थे, मतलब उनके इशारों पर ही चले। इस वजह से जो लास्ट में जब जो थर्ड ड्यूमा बना उसमें उन्होंने जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे या रिवॉल्यूशनरीज थे उनको अपने पार्लियामेंट की कैबिनेट में शामिल नहीं किया था, केवल कंजर्वेटिव्स को इस शामिल किया था। कंजर्वेटिव वो थे जो किसी भी टाइप का चेंज नहीं चाहते थे, जैसा चल रहा था उसको चलने दीजिए, और चेंजेस भी हो तो कोई माइनर से चेंजेस, वो जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो खुश थे कि वो ऐसे कंजर्वेटिव्स को भी उन्होंने अपना पार्लियामेंट्री सदस्य में शामिल किया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया ने भी हिस्सा लिया था, उसकी वजह से क्या चेंजेस। ओके, ईयर 1914 में फर्स्ट यूरोपियन आप बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें 2 यूरोपियन अलायंसेस के बीच ये लड़ा गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। उसके बाद में लेटर इटली और रोमानिया ने भी उनको ज्वाइन किया था। इसके अंदर 2 यूरोपियन पावर्स थी, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की थी, इनको सेंट्रल पावर्स के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में एक तरफ थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और बाद में इटली और रोमानिया ने भी इनका साथ दिया था। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर। जितने भी कंट्रीज़ का नाम था उनका कहीं ना कहीं ग्लोबल एम्पायर थे, बड़े साम्राज्य थे ये। ओके, एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड द यूरोप एज वेल इन यूरोप। अब जो वॉर था वो केवल यूरोप में ही लड़ा गया था, यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी दौरान इसी टाइम को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सार निकोलस सेकंड। एज द वॉर कंटिन्यूड थ्रू द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। रशिया ने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया, पर लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया तो सार जो थे, राजा जो थे, उन्होंने ड्यूमा के जो मेन पार्टीज जिन्होंने पार्लियामेंट फॉर्म की थी उनसे सलाह मशवरा करना बंद कर दिया। सपोर्ट वॉर थी। ओके, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई, और धीरे धीरे जो सपोर्ट्स था वॉर के लिए रशिया के लिए वो कम होता गया, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हाई होने लगे। एज कैन बी सीन इन द रेनिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, ए जर्मन नेम एज Petrograd, the Tsarian Alexander German origin and poor advice, especially a monk called Rasputin, made autocracy unpopular। और उसी दौरान कुछ ऐसे जर्मन नेम पेट्रोग्राड, सारने अलेक्जेंडर जो कि एक जर्मन ओरिजिन थे, जो कि उन्होंने ये तरीके की वो कही कि जो ऑटोक्रेसी है, यानी कि सेल्फ जब या फिर एक सेंटर्ड कोई राजा रूल कर रहा है वो काफ़ी गलत तरीके से रूल कर रहे हैं, ऐसे वो स्प्रेड कर रहे थे, इस आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ओके, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया एक ईस्टर्न फ्रंट
फिर लड़ाई करो वेस्टर्न फ्रंट में. ओके, इन वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. और जो वेस्टर्न जो इन वेस्ट में फ्रांस की तरफ ये युद्ध हुआ. ओके, और ईस्ट में आर्मीज मूव टू ए गुड डील फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज. और जो ईस्टर्न तरफ जब लड़ रहे थे तो वहाँ की आर्मीज ने बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई. ओके, डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. और धीरे धीरे जो डिफीट्स जो थी, हार जो थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज भी करती है. ओके, रशियन आर्मी लॉस बैडली इन जर्मनी. और रशियन आर्मी को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा जर्मनी और ऑस्ट्रिया में. सो रशियन आर्मी को हार का सामना करना पड़ा जर्मनी एज वेल एज ऑस्ट्रिया में. ओके, और ये कब की बात है? 1914 और 1916 में. देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917 तक आते आते लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज सामने आई. मतलब 7 मिलियन कैजुअलिटी हो सकता है वो चोट लगी हो, बहुत से मरे भी. Okay, as they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave out the land. और इसके विपरीत क्या करना पड़ा रशिया को? अपने ही एरियाज में खेत तबाह करने पड़े, बिल्डिंग्स तोड़नी पड़ी. रीज़न ये था ताकि ये जो दूसरी आर्मी जो रशिया में कूच कर रही है वो वहाँ से रुक जाए. अगर इन लैंड्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो वो लोग परमानेंटली यहाँ पे उसको पर कब्जा कर लेंगे. ओके, The Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave out the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. और उसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? वहाँ की प्रजा को. लगभग 3 मिलियन ऐसे रेफ्यूजी हो गए रशिया में जिनके पास अपना खुद का कोई घर ना ज़मीन कुछ भी नहीं थी. This situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. और ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हुई तो सब सार के अगेंस्ट हो गए. इवन सोल्जर्स भी अब तैयार नहीं थे कि हमें किसी भी काइंड का वॉर अब नहीं लड़ना. द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री. वॉर का इम्पैक्ट केवल वहाँ के नॉर्मल पीपल्स पे ही नहीं पड़ा, वहाँ की इंडस्ट्रीज पे ही पड़ा. रशियन ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बैल्टिक सी. अब जितना भी जो सामान दूसरी कंट्रीज से आता था वहाँ पर इंपोर्ट होता था जिससे कि अपने इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते थे, वो जर्मन की बैल्टिक सी की तरफ से आते थे. तो जर्मन ने वहाँ का रास्ता रोक लिया था. बैल्टिक सी पे पूरा कंट्रोल जर्मन ने लिया था, जिसकी वजह से रशिया तक जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स आना चाहिए था जिससे कि वो अपना सामान तैयार करते वो नहीं आ पा रहा था. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्स ओवर इन यूरोप. और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो रशिया को पड़ा. यूरोप के अदर कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना रशिया को पड़ा. 1916 में रेलवे लाइंस भी टूटना स्टार्ट हो गई. ओके, एबल बॉडीड मैन वर केपेबल अप टू वॉर. और जिनकी बॉडीज एबल्ड थी यानी कि जो फिट थे, हेल्दी थे, उनको वॉर के लिए ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करवाया जा रहा था. ओके, एज ए रिजल्ट देयर वाज लेबर शॉर्टेज. इसकी वजह से लेबर के शॉर्टेज होने लग गई. ओके, और जो स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. और जितनी जितनी छोटी स्मॉल वर्कशॉप्स थी उनको मजबूर में अब उन पर ताला लगना पड़ा बिकॉज ऑफ लेबर ना होने की वजह से. और गुड्स भी नहीं सप्लाई गुड्स की बंद हो गई इस वजह से भी. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फेड द आर्मी. और जब युद्ध होता है तो सारा जो इक्विपमेंट होता है, चाहे वो खाना हो, दवाई हो, सबसे पहले आर्मी तक पहुंचाया जाता है क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा नीड रहती है. चाहे वो पैसा हो, खाना हो, इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, ये सब कुछ सेना तक पहुंचाया जाता है. तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा ध्यान सेना पर दिया गया, जिसकी वजह से सिटी में जो पीपल्स रह रहे थे, सिटीजन्स रह रहे थे, उन तक में भूखमरी जैसी हालत हो गई थी. ओके, राइट्स होने लगे. जो ब्रेड शॉप्स होते हैं जहाँ पे लोग ब्रेड्स खरीदते थे वहाँ पर दंगे होने लगते थे. लोग लूटपाट करके छीन के ले जाते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही थी सिटीजन्स के लिए. जितना भी जो खाना था वो सब सेना तक पहुँचाया जा रहा था. ओके, तो ये कंडीशंस उत्पन्न हुई जब वहाँ पर रशिया ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया. अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ उसी दौरान पिटगार्ड में. विंटर 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पिटगार्ड वर ग्रीन. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन अमंग इट्स पीपल. 1917 तक कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी बद से बदतर हो गई थी. पिटगार्ड में
डिविजन्स हो गए थे, पीपल्स के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए थे. द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ फैशनेबल एरियाज. अब वहाँ का अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो राइट बैंक ऑफ रिवर नीवा पर फैक्ट्री वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री क्वार्टर्स थे. लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर्स में फैशनेबल एरियाज था. ओके, द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. ओके, इसके साथ साथ लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरियाज़ के साथ साथ विंटर पैलेस जो राजघराना, जो सर्दी के समय या ठंड के समय जो पैलेस राजघराना घर था वो भी वहाँ उसी तरफ लोकेट करता था. और जितनी ऑफिशियल बिल्डिंग होती थी वो सब लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएट करती थी. इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट था या फिर ड्यूमा जिसको हम बोलते हैं वो भी वहीं सिचुएट करता था ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर. फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज जो थी बहुत ज़्यादा डीपली फेल्ट हो गई. वर्कर्स जो क्वार्टर्स में रहते थे उनको फूड शॉर्टेज के सामना करना पड़ा. द विंटर्स वर वेरी कोल्ड, देयर हैज़ बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो. विंटर्स रशिया में ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब वहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, बर्फबारी होती है, पूरा जम जाता है, रोड जो होती है पूरी बर्फ से ढकी हुई रहती है. ओके, पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोज टू सार डिजायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा. अब कुछ पार्लियामेंट्रीज ऐसे थे जो कि चाहते थे कि इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और कहीं ना कहीं जो सार जो डिज़ायर कर चाहते थे कि जो ड्यूमा है या फिर जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको भंग कर दिया, उसके वो अपोज में खड़े थे. 22nd of February, a lookout took place at the factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. 22 फरवरी के दिन लुकआउट हुआ गया कि जितनी फैक्ट्रीज थे उनका निरीक्षण किया जाए. जितनी वर्कर्स थे उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने स्ट्राइक घोषणा कर दी. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक. और बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन्स ने लीड किया इन स्ट्राइक्स को. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी वजह से इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर क्रॉस्ड फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल. और जितने भी जो वर्कर्स थे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो फैक्ट्री क्वार्टर से सेंटर की तरफ आने लगे, कैपिटल के, पीट्सगार्ड के. ओके, एट द नेवस्की प्रॉस्पेक्ट एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. इस स्टेज में कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी कि वर्कर्स का ये मूवमेंट था. एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट पोस्ट एयर कर्फ्यू. अब क्या हुआ कि इन जो रिवॉल्यूशनरीज थे, प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने जो फैशनेबल एरियाज है या ऑफिशियल बिल्डिंग वाला पोर्शन उनको घेरना स्टार्ट कर दिया. इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को कर्फ्यू घोषित करना पड़ा. डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th. ओके, हालांकि इन डेमोन्स्ट्रेशन को सरप्रास कर दिया गया था, पर लेकिन ये वापस से 24th और 25th को वापस से ये इकट्ठा हुए, वापस से डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट किया. द गवर्नमेंट कॉल आउट द क्लेवरी एंड पुलिस टू कीप ऑन आई देम. और गवर्नमेंट ने इसके उलट क्या करा, जितने भी जो घोड़सवार जो पुलिस वाले थे, जो पुलिसमैन, जो वॉकिंग, जो मतलब इन्फेंट्री जिसको हम बोलते हैं, इन्फेंट्री ऐसे होते हैं जो कि पैदल रहते हैं, और क्लेवरी जो घोड़सवार रहते हैं, इन पर इनको तैनात कर दिया गया ताकि इन वर्कर्स पर नज़र रखी जाए. ऑन संडे 25th of February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा. और 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा या जो पार्लियामेंट्री थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया या उसको भंग कर सस्पेंड कर दिया गया. ओके, पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. पॉलिटिशियन जो उस समय थे उन्होंने इस मेजर के अगेंस्ट अपोज किया. डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू स्ट्रीट्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन 26th. ओके, डेमोन्स्ट्रेशन वापस रिटर्न हुए 26th of February को. On 27th, the police headquarters were ransacked, the streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. 27th February तक नारे लगने लगे. पीपल्स की डिमांड ये थी कि हम ब्रेड दी जाए, वेजेस मिले हमें, जो मेहनताना है, जो उनकी मंथली वेजेस है, उनकी सैलरी है वो दी जाए, ज़्यादा कम आवर्स हो, वर्किंग आवर्स हो, और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी के भी नारे लगने लग गए. द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट क्लेवरी वंस अगेन. गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्लेवरी फोर्स को वापस से लगाया. हाउएवर द क्लेवरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर. हालांकि जब क्लेवरी को ये कहा, आदेश दिया गया कि आप इन पर फायर कीजिए, तो क्लेवरी सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया. ओके, एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ ए रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स. और उसी दौरान एक ऑफिसर को शॉट भी कर दिया गया था इस गुस्से से कि उसने मना कर दिया था. और कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी थे रेजिमेंट के जो कि चाहते थे कि इन वर्कर्स की स्ट्राइकिंग को ज्वाइन किया जाए. बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स
striking workers had gathered to form a Soviet or a council in the same building as the Duma met। और इसी दौरान जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी वहीं पे कुछ वर्कर्स इकट्ठा हुए और सोल्जर्स भी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक सोवियत या एक काउंसिल बनाने की घोषणा की जिसका नाम दिया गया था पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। इसी दौरान एक डेलीगेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग करने के जाता है उसको हम डेलीगेशन कहते हैं, तो वो सार से मिलने गया। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एबेकाइड। He followed their advice and abdicated on 2 March. Soviet leaders and Duma leaders formed provisional government to run the country। उसी दौरान उस डेलीगेशन ने यह सलाह दी कि आप अपनी राजगद्दी को छोड़ दीजिए। इसी दौरान उन्होंने 2 मार्च में अपनी राजगद्दी छोड़ी। सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की जो कि कंट्री को रन कर सके। रशिया फ्यूचर कुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और उस दौरान ये सपना देखा कि रशिया की जो फ्यूचर वाली जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फॉर्म में बनेगी जो कि इलेक्ट करेंगे वहाँ की जनता बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। पीटगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1970। और जो पेटगार्ड का जो रिवॉल्यूशन था उसने कहीं ना कहीं जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नया उसको अंत किया। ओके, फेब्रुअरी 1917 में। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आफ्टर फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। आर्मी ऑफिशियल जो थे, लैंड ओनर्स थे या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, जो अंतरिम गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, जो कि टेम्परेरी फॉर्म में बनाई गई है। पर लेकिन जो लिबरल्स थे, सोशलिस्ट थे, वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन सर रिमूव। अब सिंस मोनार्की हट गई थी तो रिस्ट्रिक्शन सब कुछ हट गया था। पब्लिक मीटिंग्स कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकता था, एसोसिएशंस बना सकते थे। ओके, सोवियट्स लाइक पिटगार्ड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर थ्रू दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। हालांकि सोवियत जो पेटगार्ड सोवियत थे ये सोवियत वेरियस प्लेसेस में फॉर्म होने लग गए, हालांकि वहाँ पे कोई इलेक्शन सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। ही एंड द बोल्शेविक हैड सपोज द वॉर। और कहीं ना कहीं 1917 में इस दौरान बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न हुए। कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको एक्साइल का मतलब एक तरीके से देश उन्होंने छोड़ा था, बिकॉज वो वॉर की फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि वॉर में रशिया पार्टिसिपेट नहीं करे, इस वॉर के वो अपोज में खड़े थे। ओके, 1914 से। नाउ ही फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर द पावर। और कहीं ना कहीं उस दौरान इसलिए लौटे क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे जो काउंसिल बना था या सोवियत बना था उनको अब पावर ले लेना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट the war be brought to close, land be transferred to the peasants and bank be nationalized। और उन्होंने उस दौरान आके डिक्लेयर किया कि वॉर को रोका जाए, ये जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र किया जाए इन पीजेंट्स तक और बैंक को नेशनलाइज किया जाए। ओके, दिस 3 डिमांड्स वेर नैलिन्स अप्रैल थीसिस। और इन डिमांड्स को नैलिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ एज द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। और उन्होंने जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका उन्होंने रीनेम किया, उन्होंने उसको कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे नाम दिया ताकि एक तरीके के न्यू रेडिकल आइडियाज़ के साथ एक एम के साथ इस पार्टी का फॉर्मेशन किया जाए। मोस्ट अदर देन इन बोल्शेविक पार्टी वे इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स या बहुत सारे सिटीजन्स थे जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके वो बहुत शॉक थे जिस अप्रैल थीसिस से। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट टू अराइव फॉर ए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। और कहीं ना कहीं उन मेंबर्स से ये माना था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसको भी चलना चाहिए, अभी वो टाइम नहीं है कि हम वापस से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाया जाए। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंजेस देयर एटीट्यूड। पर जैसे जैसे मंथ्स डेवलप होते गए तो उनका एटीट्यूड में चेंजेस आते गए, उनकी सोच में चेंजेस आते गए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। समर्स द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड हो गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कम्युनिटीज वर फॉर्म। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कम्युनिटीज फॉर्म होना स्टार्ट हो गई जो कि क्वेश्चनिंग करने लग गई कि कैसे इंडस्ट्रियल से फैक्ट्रीज रन करते हैं। ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर्स। ओके, ट्रेड यूनियंस भी बढ़ने लगे, एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे। सोल्जर्स कमेटी फॉर्म होने लग गई ओके आर्मी में। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस। इसी दौरान जून में कम से कम 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने
भेजा गया रशियन कांग्रेस, जो ऑल रशियन कांग्रेस है, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव होने का एक तरीके से उन्होंने जून में कम से कम 500 सोवियत काउंसिल्स रिप्रेजेंट के तौर पे उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस को भेजे गए. ओके, एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट. उसी दौरान जब प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसने जब ये देखा कि ये जो नई पार्टी फॉर्म हुई है, जो बोल्शेविक की जो पार्टी है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, तो कोई ना इसको कहीं ना कहीं रोका जाए. जो डिसकंटेंट, जो आपस में प्रजा में जो डिसकंटेंट वापस से होने लगा, इसको रोका जाए, अदरवाइज हो सकता है हम अपनी पावर्स को खो दें. इट रजिस्टर्ड अटैम्प्ट्स बाय वर्कर स्टूडेंट फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स. और इसके उलट उन्होंने क्या करा, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले जो जिन्होंने फॉर्म की थी, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इन फैक्ट्री जो कमिटीज़ थी, इनको फॉर्मेशन से रोक लगा दी. जो लीडर्स थे उस समय, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1907 वर स्ट्रिक्टली रिप्रेस्ड. और उसी दौरान एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था बाय बोल्शेविक पार्टी ने जुलाई 1917 में, उसको सरप्राइज कर दिया गया, उसको रोक दिया गया. मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इन हाइडिंग ऑन फ्ली. बहुत सारे ऐसे बोल्शेविक लीडर को भागना पड़ा या उन्हें छुपना पड़ा. मीनवाइल इन द कंट्रीसाइड पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर द redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September. In meantime, July 1970 से सितंबर 1917 तक ऐसे बहुत सारे पीजेंट्स हैं जिन्होंने लैंड पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया गया. ओके, पीजेंट्स उनके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लीडर्स चाहते थे कि वापस से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. ये जो इन नोबल क्लास से इनसे छीन कर इन पीजेंट्स में बांट दिया जाए. ओके, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970. एक और रिवॉल्यूशन हुआ, पहले फरवरी में हुआ, अब कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1917 में एक रिवॉल्यूशन हुआ. क्या था वो रिवॉल्यूशन, वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.